मेरा नाम प्रियंका है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। शादी करके मैं एक अच्छे परिवार में गई थी। हमारे घर में एक काल कोठरी बनी हुई थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरे ससुर जी रोज़ रात को उस कोठरी के अंदर जाते और 2 से 3 घंटे बाद ही बाहर आते थे। हमेशा उस कोठरी में ताला लगा रहता था। एक दिन आधी रात को जब मैं कोठरी की तरफ से गुजरी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। शादी से पहले मैं एक बड़ी ही उलझे हुए परिवार में रहने वाली लड़की थी, जहाँ पर लड़कियों पर बड़ी पाबंदी लगाई जाती थी। जन्म के बाद से ही मुझे अपने पिता का बड़ा डर सहन करना पड़ा था। मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार किया करती थी, क्योंकि मेरे पिता को बेटा चाहिए था और मैं बेटी पैदा हो गई थी। अपनी मम्मी के लिए तो मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। मैं धीरे धीरे जवान होने लगी। अपनी माँ के प्यार के साथ और अपने पिता की नफ़रत के साथ साथ मैं जवान हो गई थी। मैं बहुत होशियार थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। इसलिए मेरी मम्मी मुझे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। एक दिन मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी से कहा, वहाँ पर मेरे पिताजी भी बैठे हुए थे। मेरे दादाजी मेरी मम्मी से कहने लगे, सुनो बहू, प्रियंका की पढ़ाई लिखाई अब बहुत हो चुकी है। अब इसे कुछ घर के काम सिखाया करो। जब शादी करके ससुराल जाएगी तो क्या मुंह दिखाएगी। किचन में ले जाकर इसे खाना बनवाया करो। यही लड़की के काम होते हैं। आखिर इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं होता। लड़की को चूल्हा चौका ही करना होता है। तभी मेरे पिताजी दादाजी से कहने लगे, पिताजी आप चिंता मत करो, प्रियंका सब कुछ सीख जाएगी। अब वह घर के ही काम किया करेगी। मैं बहुत सिंपल बिहेवियर की लड़की थी। मेरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरी माँ अब मुझे घर के काम करने की जिद किया करती थी, क्योंकि पिताजी भी फ़ोन पर प्रेशर बना रहे थे। लेकिन अब मुझे एक स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल गई थी। आज आस पड़ोस के लोग हमारे घर पर बधाइयाँ देने के लिए आए थे। दादाजी भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि सब लोग मेरे दादाजी को बधाई दे रहे थे कि आपकी पोती हमारे मोहल्ले की पहली ऐसी लड़की है जो टीचर बनी है। सच में आपकी पोती ने तो कमाल कर दिया है। पहली बार मेरे दादाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा था और मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत खुश हुए थे। मेरे पिता ने तो मुझे अपने गले से लगा लिया था। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी मेरी मम्मी से कहने लगे, अब हमें प्रियंका की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी मम्मी कहने लगी, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हमारी बेटी जवान हो गई है, अब हमें इसे किसी के घर की बहू बना देना चाहिए। मेरी मम्मी कहती थी, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूँगी। मेरी मम्मी यह सोचकर रोने लगती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं जवान लड़की थी। एक न एक दिन तो मेरे माता पिता को मेरी शादी करनी ही थी। एक दिन शाम के टाइम पर सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मेरे चाचा जी भी आ गए थे। मैं अपने चाचा जी को देखकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं अपने चाचा की लाडली भतीजी थी। मैं अपने चाचा के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाचा जी मेरे पिताजी और मम्मी से बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरे रिश्ते के बारे में बताया। वह कहने लगे, भैया भाभी, मैं अपनी प्रियंका के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। चाचा ने बताया कि उनके दोस्त का भांजा है और वह दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर का नौकरी करता है। लड़के का नाम रितेश है। लड़का बहुत हैंडसम और अच्छे नेचर का है। हमारी प्रियंका की जोड़ी उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी और हमारी प्रियंका वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। वह भी हमारी प्रियंका की तरह इकलौता लड़का है, अपने माता पिता के साथ रहता है। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और मैं लड़के वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हमारी प्रियंका वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। चाचा ने मेरे पिताजी को लड़के की फ़ोटो भी दिखाई थी। मेरी मम्मी और पिताजी को लड़का बहुत अच्छा लगा था और कहा कि हमें सोचने के लिए कुछ टाइम दो, हमें प्रियंका से उसकी मर्ज़ी जानने के बाद बता देंगे। चाचा ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। मैं जब चाय लेकर बाहर गई तो मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आप चाची को क्यों नहीं लेकर आए और घर पर सब लोग कैसे हैं। चाचा जी ने कहा कि सब ठीक है बेटा, और तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं आ पाई। चाचा नाश्ता करने के बाद कहने लगे, चलिए मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं फिर आऊँगा। यह कहकर चाचा हमारे घर से चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा दादाजी को बुला कर ले आओ। मैं दादाजी के कमरे में गई और उनसे कहने लगी, दादाजी चलिए, मम्मी और पापा जी को शायद आपसे कुछ
इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे पिताजी ने दादाजी को लड़के की फ़ोटो दिखाई। दादाजी को भी लड़का पसंद आ गया था। फिर मेरी मम्मी ने लड़के की फ़ोटो मुझे दिखाई और पूछने लगी, बताओ बेटी कैसा लड़का है, तुम्हें यह लड़का कैसा लगा। लड़के की फ़ोटो देखकर मैं भी शर्मा गई थी। लड़का अच्छा था और मुझे पसंद आ गया था। मैंने कह दिया था मुझे लड़का पसंद है। मेरा यह जवाब सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। घर में सभी लोगों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था। मेरे पिताजी ने चाचा को फ़ोन करके बता दिया कि लड़का सबको पसंद आ गया है, बस एक बार वह लोग लड़के की और उसकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। और उनका कहना था कि उसके बाद रितेश और प्रियंका भी आपस में एक दूसरे से बात कर लेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। मेरे घर वालों को लड़का और उसकी फैमिली काफ़ी पसंद आ गई थी। उसके बाद रितेश की और मेरी भी इंगेजमेंट करवा दी गई। हम दोनों में आपस में बातचीत करने के बाद अपनी फैमिली से हाँ बोल दिया था। हम दोनों की फैमिली में आपस में बातचीत करके शादी की डेट फिक्स कर दी थी। हमारी शादी की डेट 1 महीने बाद की फिक्स हो गई थी और हमारे घर में शादी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई थी। सारी तैयारियां हो जाने के बाद धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया था। मुझे शादी के जोड़े में तैयार देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पिताजी और दादाजी भी बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। इस तरह सारी रस्में रिवाज कंप्लीट हो जाने के बाद मेरी और रितेश की शादी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी खूब धूमधाम से की थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और मेरे ससुराल वाले भी हमारे घर जब बारात लेकर आए थे तो हमारे घर का सारा इंतज़ाम देखकर बहुत खुश हुए थे। अब टाइम आ गया था मुझे इस घर से विदा करने का। मेरे पिताजी ने पहले मुझसे ज़्यादा प्यार तो नहीं किया था, लेकिन वह मेरी विदाई पर बहुत रो रहे थे और मेरी माँ तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दादाजी के आंखों में भी आंसू आ गए थे। न जाने मुझे ऐसा क्यों हो गया था, शायद लड़कियों को शादी के बाद ऐसा ही होता है। मेरी सास ने मेरे हाथ पकड़ लिए और समझाने लगी, बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ पर हमसे डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग ने मेरे हाथ की बनी हुई खीर खाई और खीर की खूब तारीफ़ की, और सबने ज़्यादा तारीफ़ तो मेरे ससुर जी ने की थी। मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी कि चलो पहले दिन किचन का बहुत अच्छा गया। मेरी सास कहने लगी, प्रियंका के हाथों में तो बिल्कुल जादू है, क्या कमाल की खीर बनाई है। तुमने पढ़ाई लिखाई करते करते खाना भी अच्छा बनाना सीख लिया है। मैंने कहा कि मम्मी जी यह सब कुछ मुझे मम्मी जी ने सिखाया है। मेरी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा था तो उसी तरह से ट्राई करके यहाँ पर भी बना लिया। मेरी सास को यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा था। अब हमारे घर के सारे मेहमान अपने अपने घर को जाने लगे थे। मैंने सब मेहमानों के लिए खाना बनाया था। सबको खाना भी बहुत पसंद आया था। अब घर में हम सिर्फ 4 लोग बचे थे, क्योंकि सारे मेहमान अपने अपने घर को जा चुके थे। मेरी सास ने मेरे चाचा को धन्यवाद कहा था और कहा कि हमें प्रियंका जैसी लड़की नहीं मिल सकती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें प्रियंका जैसी बहू दी। मेरी सास मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी। दादाजी, मेरी मम्मी और पिताजी सभी लोग घर के दरवाजे पर खड़े हुए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे जाते ही सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सबने मुझे काफ़ी सालों बाद देखा है। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटी तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हारे ससुराल में सब लोग कैसे हैं। मैंने मम्मी से कहा, अरे मम्मी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मुँह से यह बात सुनकर मेरी मम्मी को बहुत तसल्ली हो गई थी और वह खुश नज़र आ रही थी। और उनको इस बात की भी तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी की शादी सही घर में हो गई है। हंसते मुस्कुराते 2 दिन कब बीत गए किसी को भी पता नहीं चला। मेरे पति मुझे लेने के लिए मेरे घर आ गए। मेरी फैमिली में सब लोग रितेश से मिलकर बहुत खुश हुए थे और उनके बाद मैं अपने पति के साथ घर वापस आ गई थी। इधर ससुराल में अपनी बहू को देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। मेरी सास कहने लगी, बेटी सब लोग घर में कैसे हैं, तुम्हारी मम्मी कैसी है, दादाजी कैसे हैं और तुम्हारे पिता। मैंने उनको बताया, माँ जी मेरे घर पर सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मेरी सास कहने लगी, बस ठीक हूँ, अब तुम आ गई हो और ज़्यादा ठीक हो जाऊंगी। मेरी सास ने मुझे कहा,
दिन गुजरते चले जा रहे थे। मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था और हम दोनों मिल बाँट कर घर का सारा काम कर लिया करते थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास खड़ी हुई बातें कर रही थी, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं तो अपनी सास को देखकर घबरा गई थी कि ना जाने इन्हें क्या हो गया था। मैंने जल्दी से अपनी सास को उठाने की कोशिश की और पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। मैंने जल्दी से अपने ससुर को आवाज़ लगाई। मेरे ससुर भागते-भागते आए। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया था। मेरे मेरे ससुर ने भी मेरी सास को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आई। मैंने फ़ौरन ही रितेश को कॉल करके घर बुला लिया। उन्हें कहा कि जल्दी से जल्दी घर आ जाइए, मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे ससुर और मेरी सास को लेकर अस्पताल चले गए थे। मेरे पति को भी हमने अस्पताल में आने के लिए कह दिया था। मेरी सास को इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया गया था। दवाई और इंजेक्शन के थ्रू मेरी सास को होश में लाया गया था। फिर उनके काफ़ी सारे टेस्ट भी हुए थे। रितेश भी अस्पताल पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले आते ही यही सवाल किया कि माँ को क्या हुआ है। मेरे ससुर ने कहा, पता नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। मैंने उनको बताया कि मम्मी जी मेरे साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी, तभी अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मैं अपने पति को दिलासा दिया और कहा कि अभी तो मम्मी ठीक है, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए हैं, कल उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, इसलिए तब तक उन्हें अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरे पति ने कहा कि तुम घर चलो, नहीं तो हॉस्पिटल में रुकने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे ससुर ने कहा, रितेश बेटा तुम भी घर चले जाओ तुम्हारी माँ के पास, मैं रुक जाऊँगा। बहू घर पर अकेली तो नहीं रुकेगी। रितेश ने कहा, लेकिन पापा जी मैं आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मेरे ससुर ने रितेश से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपनी मम्मी को देखने के बाद घर के लिए निकल जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। मुझे अपनी सास की बहुत फ़िक्र हो रही थी और मेरा दिल बार बार रो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे ही मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तो वह मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उनको बताया कि मम्मी जी को क्या हो गया है, उनकी तबीयत अचानक इतनी ख़राब कैसे हो गई कि वह बेहोश हो गई। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगे, शांत हो जाओ, मम्मी को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने एक बड़ी अजीब-सी बात देखी थी कि मेरी सास को काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था और वह किसी चीज़ की दवाइयाँ खा रही थी। मैं घर जाते ही उन दवाइयों के रैपर लेकर अपने पति को दिखाए और उनको बताया कि काफ़ी दिनों से मम्मी जी यह दवाई ले रही थी। मेरे पति ने दवाई के रैपर देखकर कहा कि यह दवाई तो मम्मी के बुखार की है, लेकिन बुखार तो मम्मी का काफ़ी दिनों पहले ही ठीक हो चुका था। तो फिर अचानक उनकी आज तबीयत कैसे ख़राब हो गई? रितेश मुझसे बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने रितेश से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि मम्मी जी किस चीज़ की दवाइयाँ खा रही हैं, और फिर मुझे लगा कि शायद तुम्हें इस बारे में पता होगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मैंने रितेश से कहा, रितेश तुम परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मम्मी जी की रिपोर्ट आने वाली होगी और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। पापा जी वहाँ पर अकेले हैं, अस्पताल में किसी औरत का होना भी ज़रूरी है। रितेश कहने लगे, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा, नहीं, आप ऑफिस से आए हो, आप आराम करो, जैसे भी बात होगी मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगी। मैं हॉस्पिटल आई तो मेरे ससुर जी बैठे हुए थे। मेरी सास की रिपोर्ट भी आने वाली थी। डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन हैं, जी बताइए। तो डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में आने के लिए कहा। मैं डॉक्टर के कैबिन में चली गई थी। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी सास को कैंसर है और यह फाइनल स्टेज पर है, सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आखिर मेरी सास को इतनी बड़ी बीमारी थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप लोगों को कभी भी कुछ पता नहीं चला? मैंने डॉक्टर को उन दवाइयों के रैपर दिखाए जो मेरी सास लिया करती थी। अभी जब मैं घर गई थी तो मुझे इस बात की याद आ गई थी कि इसलिए मैं दवाइयों के रैपर अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चली आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सास को इस बारे में पहले से ही पता है कि उन्हें कैंसर है और यह दवाई कोई नॉर्मल दवाइयाँ नहीं है, बल्कि कैंसर की दवाइयाँ हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास को कैंसर है और यह बात तो अच्छी तरह से जानती थी, तो उन्होंने इस बारे में अपने घर पर किसी को क्यों नहीं बताया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो डॉक्टर के कैबिन के दरवाजे पर मेरे ससुर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे। उनके पैरों तले से भी ज़मीन निकल गई थी और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने अपने ससुर को दिलासा दिया और
उनको चेयर पर बैठाया। मैंने उनको समझाया कि प्लीज़ पापा जी आप परेशान मत हो, अगर रितेश को यह बात पता चलेगी तो वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मम्मी जी ठीक हो जाएंगे। मेरे ससुर कहने लगे, बहू मुझे झूठा दिलासा मत दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी अकेले अकेले ही इतना सब कुछ झेल रही है। वह मुझे भी तो सब कुछ बता सकती थी। उन्होंने कभी हमें एहसास तक नहीं होने दिया कि वह कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, वह मुझे छोटी से छोटी बात बताती है, फिर उसने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। देखो मैं तुम्हारे मम्मी का ख्याल नहीं रख पाया। मेरे ससुर यह बात कह रहे थे और बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने अपने ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि रोने से आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर मम्मी जी ने आपको इस तरह से देख लिया तो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हमें मम्मी जी के सामने मजबूत बनना पड़ेगा, जिससे उनके जीने की इच्छा बढ़ सकेगी, जिससे कुछ दिन वह हमारे साथ बिता सकेंगी। मेरे ससुर ने कहा, प्रियंका इस बारे में तुम रितेश को कुछ भी मत बताना, वह मेरा इकलौता बेटा है, वह यह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैंने अपने ससुर की बात में हामी मिला दी। शायद रितेश की वजह से ही मेरी सास ने अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। हम अपनी सास को घर लेकर आ गए थे। मैं घर पर रहकर अपनी सास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। रितेश को बता दिया कि मम्मी जी को इन्फेक्शन हो गया था, इसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब कोई बात नहीं, अब वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन रोज़ उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। रितेश बेफिक्र होकर रोज़ ऑफिस चले जाते थे और रोज़ घर आते ही मम्मी जी के बारे में पूछते हैं, मम्मी जी की तबीयत कैसी है, आज उन्हें कुछ हुआ तो नहीं था। लेकिन मैं उन्हें बताती कि मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं और अपने कमरे में आराम कर रही हैं, तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रितेश अपनी मम्मी के टेंशन में कुछ खाता पीता भी नहीं था। उसे हमेशा अपनी मम्मी की चिंता सताए रहती थी। मम्मी जी की भी तबीयत को ख़राब ही रहती थी, लेकिन ना जाने मेरे ससुर को क्या हो गया था। वह हमारे घर में बनी कोठरी में जाते और वहाँ पर 2-3 घंटे गुजार कर ही वापस आते थे। मेरे ससुर रोज़ रात को ऐसे ही करते थे। रोज़ रात के 12 बजे वह कोठरी में चले जाते और रात के 3 बजे या 2 बजे ही वहाँ से बाहर निकलते थे। मेरी सास अपने कमरे में अकेली सोती रहती थी। एक दिन जब रात के 3 बजे थे और मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में पानी लेने के लिए जाने लगी। मैं कोठरी के पास से गुजरी थी, मुझे किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश की तो कोठरी के अंदर से मेरे ससुर के बोलने की आवाज़ आ रही थी और उनके साथ साथ किसी और औरत के बोलने की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि अंदर से कोई औरत बोल रही है और मेरे ससुर भी अंदर मौजूद हैं। मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। तभी रोज़ मेरे ससुर कोठरी के अंदर जाते थे और 2 से 3 घंटे गुजार कर वापस आते थे, लेकिन अंदर कौन था यह मैं नहीं जान पाई थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अपने पति को जगाकर अपने साथ कोठरी की तरफ लेकर आ गई थी। मेरी सास अपने कमरे में ही सो रही थी। रितेश ने बिना कुछ सोच समझ ही दरवाजे को धक्का मार दिया। दरवाज़ा धक्का मारते ही खुल गया था, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। सामने कोई औरत मेरे ससुर के साथ खड़ी हुई थी और मेरे ससुर उसके गले में हाथ डाले खड़े थे। आज मेरे ससुर की सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। मेरे पति ने फ़ौरन ही उस औरत को पकड़ लिया। रितेश शायद उस औरत को अच्छी तरह से जानते थे। रितेश ने कोठरी से हाथ पकड़कर उस औरत को बाहर निकाल दिया। मैंने रितेश को समझाने की कोशिश की कि रात का टाइम हो गया है, मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तमाशा बनाया हुआ है और यह औरत कौन है। मैंने अपने ससुर से भी सवाल किया तो वह भी खामोश खड़े रहे। रितेश ने कहा कि अच्छा हुआ प्रियंका तुमने मेरी आँख सही टाइम पर खोल दी, नहीं तो मैं इस आदमी की हकीकत नहीं जान पाता। मुझे पता है यह औरत हमारे घर की पुरानी नौकरानी है। 2 साल पहले यह हमारे घर पर नौकरी करती थी। मम्मी को तभी से पापा पर शक होता था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए मम्मी ने इस नौकरानी को घर से निकाल दिया था। लेकिन आज यह 2 साल बाद फिर हमारे घर पर मौजूद है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे पति ने अपने पिता से सवाल किया कि आप भी इससे प्यार करते हैं। मेरे ससुर ने कहा कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर है और वह ज़्यादा दिन मेरे साथ नहीं रह सकती। यह बात बहुत पुरानी हो गई है, यह कोई नई बात नहीं। तुम्हारी माँ भी यह बात अच्छे से जानती है और मैं भी यह बात अच्छे से जानता हूँ कि
उसको कैंसर है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता, यह नौकरानी है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे और मैं भी हैरान थी कि मेरे ससुर को जब यह बात पहले से ही पता थी, तो वह उस दिन हॉस्पिटल में रोने का नाटक क्यों कर रहे थे। मेरे ससुर ने बताया कि वह अपनी बीमार पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। इतनी बातें ही हो रही थी कि पीछे यह सब खड़ी हुई मेरी सास सुन रही थी, जो अचानक से बेहोश होकर गिर गई। हम लोग फौरन उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। तभी मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वह कहने लगे कि तुम्हें यह बात पता थी तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई कि मेरी मम्मी को कैंसर है। इतने दिनों से तुमने मुझसे यह बात छुपा रखी थी। प्रियंका, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे पापा जी ने मना किया था कि आपको कुछ नहीं बताना। अगर आपको इस बारे में पता चल गया तो आप यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता कि यह सब कुछ मेरे पापा की चाल थी, क्योंकि वह तो कुछ जल्द से जल्द चाहते थे कि मेरी मम्मी मर जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए, ताकि वह नौकरानी से शादी कर सके। अगर तुम मुझे मम्मी की बीमारी के बारे में बता देती तो मैं अपनी मम्मी को बचाने की हर कोशिश से गुजर जाता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैं रो रो कर अपने पति से माफ़ी मांग रही थी। आखिर मेरे पति के साथ भी बुरा हुआ था, क्योंकि उनकी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उनके पापा ने नौकरानी से शादी कर ली थी। और इस सब मैं बेवकूफ़ मैं बन रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरे ससुर इतना बड़ा नाटक कर रहे थे और कोठरी में छुपकर रोज़ रात को नौकरानी से मिला करते थे। मुझे तो लगता था कि शायद वह कोठरी के अंदर किसी काम के लिए जाते होंगे। वह तो अच्छा था कि अचानक मैं कोठरी के आगे से गुजर रही थी तो मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मौके पर ही जब मैंने अपने पति को बुला लिया तो यह सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। नहीं तो यह सच्चाई हमेशा दबी के दबी रह जाती। और अगर मेरी सास की बीमारी वाली बात रितेश को पता चल जाती तो वह अपनी मम्मी का इलाज भी करवा सकते थे, जिससे उनकी माँ को ज़िंदगी के कुछ और दिन मिल सकते थे। शायद उनकी भी ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। फिलहाल मेरे ससुर तो हमारे घर को छोड़कर नौकरानी के साथ शादी कर चुके थे। मेरे पति से भी माफ़ी मांग ली थी और मम्मी जी के घर से जाने के बाद घर में बहुत सुनसानी सी हो गई थी। घर का माहौल बिल्कुल अलग हो गया था। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे मेरे पति का मूड मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तरफ मेरे ससुर ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।